अस्सलाम वालेकुम। 7 न्यूज़ से मैं हूँ आपकी मेजबान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान से भाग जाया जाए, चाहे वीजा किसी सूरत पे भी लगे, स्टडी बेस्ड क्यों ना लगे, या इमिग्रेशन हो या वर्क वीजा हो, लेकिन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से किसी तरह भी निकला जाए ताकि उनके हालात बेहतर हों। लेकिन इसी ख्वाहिश के चक्कर में बहुत ज्यादा फ्रॉड और स्कैम का भी उन्हें सामना करना पड़ता है और किसी गलत पर्सन के हाथ तो चढ़ के अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी जो है वो उजाड़ बैठते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वीजा एक्सपर्ट फायजा कंवल साहिबा। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब क्या चल रहा है, कि लोगों के क्या जज्बात हैं, क्या अभी भी वैसी ही एप्लीकेशन आती हैं बाहर जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो हर हाल में पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और गलत पर्सन के पास जाके अपनी जो भी उनकी सेविंग्स होती हैं वो बर्बाद करते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। दूसरा बात ये कि वो लोग जो गलत कंसल्टेंट्स के पास चले जाते हैं, फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हमेशा से हम यही गाइड करते हैं कि जब भी आपने किसी कंसल्टेंट के पास जाना है, किसी भी एप्लीकेशन के लिए जाना है, तो बजाय इसके कि आप इधर उधर से गलत इन्फॉर्मेशन लें, आपको चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल के पास जाएं, प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास जाएं, वहां से प्रॉपर एक गाइडलाइन लेने के बाद अपनी एप्लीकेशंस को अप्लाई करें। क्योंकि जो बिल्कुल ये दावा कर रहे होते हैं 100% श्योरिटी का, 100% वीजा देने का, तो वो बिल्कुल एक फ्रॉड और स्कैम की सूरत है। क्योंकि वीजा किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट ने खुद से ग्रांट नहीं करना होता है, वो एम्बेसी के ही डिस्पोजल पे होता है। अच्छा, जो लोग आपके पास आते हैं तो उनको क्या आप 100% श्योरिटी देती हैं कि अच्छा वीजा आपका लग जाएगा? जैसे मैंने अभी पहले बताया कि वीजा किसी ने भी नहीं देना होता है, तो हम भी कस्टमर को ही गाइड कर रहे होते हैं कि हम अपने एंड पे पूरी कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपकी प्रोफाइल, उनको इवेलुएट करेंगे, उसकी असैसिनेशन करेंगे, आपको प्रॉपर पर्सनलाइज करके बताएंगे कि आपके लिए कौन कौन से मजीद डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है जिसके भी आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं। जबकि वीजा की श्योरिटी हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि एक बिल्कुल गलत कमिटमेंट हो जाती है। क्योंकि हम कंसल्टेंट हैं, हमने सिर्फ एक कंसल्टेशन प्रोवाइड करनी होती है। हमने आपको बताना होता है कि किस तरह से अपने कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, चीजें कंप्लीट करें, कि जिसकी बेस पे आपके वीजा लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हम अपनी एप्लीकेशन में कहाँ पे गलतियां करते हैं जो कि हमारे वीजा ना लगने की वजह बनती है? ज्यादातर जो हम अपनी एप्लीकेशन में गलतियां यही कर रहे होते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट नहीं कर रहे होते हैं। हमने कहीं से कोई एक यूट्यूब से देख लिया या किसी टिकटॉक से देख लिया, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी एक कंसल्टेंट को सुन लिया, दूसरे एजेंट को सुन लिया, या खुद से ही चीजें सर्च कर ली, तो इन सब चीजों के बीच में हम अपनी पूरी प्रोफाइल जो कंप्लीट होती है वो भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मजीद कंप्लीट करने की जरूरत होती है। तो एक तो डॉक्यूमेंट्स की जो कंप्लीशन है वो ना पूरी होने की वजह से भी वीजा के रिजेक्शन हो जाते हैं, चांसेस कम हो सकते हैं। और इसके अलावा इसके साथ साथ ये होता है कि हमने जो है गलत इंफॉर्मेशन पास करते हैं एम्बेसी को। यानी कि अगर किसी का कोई रिफ्यूजल आया हुआ है या कोई उससे अपनी एप्लीकेशन पहले अप्लाई की हुई थी, हम बिल्कुल भी अपना प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं बता रहे होते हैं। या समटाइम ऐसा होता है कि हमारा कोई प्रॉपर्टी, कोई बिजनेस या कोई हमारी बैंक स्टेटमेंट जो होती है उसकी हमने वैसी प्रॉपर एवेल्युएशन नहीं करवाई होती है, या हमारे पास वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती है। हम उसकी फेक एवेल्युएशन करके, फेक बैंक स्टेटमेंट्स बना के भी जब लोग आगे अपनी एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हैं, उस सूरत में उनके रिफ्यूजल्स के साथ साथ बैन का भी खतरा होता है। अच्छा, कुछ जो कंसल्टेंट हैं वो ये क्लेम करते हैं कि आपकी अगर नहीं है स्टेटमेंट तो आपने परेशान नहीं होना, हम आपके स्टेटमेंट भी रेडी कर देंगे। तो वो आपने जैसे कहा कि फेक स्टेटमेंट होती है, तो क्या ये बात ठीक है? जो वीजा कंसल्टेंट अगर आपकी स्टेटमेंट बना के दे रहा है, क्या वो भी वैलिड नहीं रहती? क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा दावे करता है कि इस पे तो आपका वीजा लग जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की जहां तक बात होती है कि किसी भी कंसल्टेंट के पास विजिट वीजाज के हवाले से ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से कि वो आपको अपनी स्टेटमेंट बना के दे। क्योंकि आपका अगर अपना बैंक अकाउंट ओपन है, आप उसकी स्टेटमेंट लगा सकते हैं, या आप किसी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच कर सकते हैं कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी आपको स्पॉन्सर करके अपने डॉक्यूमेंट्स पे अपनी एप्लीकेशन आपको दे रही है। जबकि कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी थर्ड पर्सन अगर आपके बिहाफ पे आपकी स्टेटमेंट आपके अपने नाम पे अरेंज करके दे रहा है, तो डेफिनेटली वो आपकी एक फेक बैंक स्टेटमेंट ही है। अच्छा, आपने कुछ ऐसे केसेस देखे जो सोशल मीडिया से वीडियो देख के आ गए हैं कि इस मुल्क की जो है वीजा रेशो बहुत अच्छी है और आप वो कहते हो कि भी अप्लाई कर दें, हमने वीडियो देखी है, हम यहाँ पे चले जाएंगे? कुछ ऐसे केस आए आपके सामने?
हाँ जी, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं कि वो सोशल मीडिया से डिफरेंट प्लेटफॉर्म से चीज़ें देख के भी आते हैं। लेकिन मैंने बताया आपको फिर से वही कि अगर हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आते हैं वीडियोस देख के, तो हम अगर किसी भी कंसल्टेंट के पास जा रहे होते हैं तो हमें उसकी खुद की पूरी प्रोफाइल पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही फेक एजेंट्स बैठे हैं, कंसल्टेंट्स बैठे हैं जिनके पास पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं है चीज़ों के हवाले से, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देखने के बाद अपने ऑफिस अपनी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो हमें ऐसे लोगों के पास जाने से पहले या ऐसी अपनी एप्लीकेशंस को अप्लाई करने के से पहले हमें कंसल्टेंट्स की पूरी प्रोफाइल, वो लाइसेंस होल्डर है या नहीं, क्या उसके पास अथॉरिटी है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करने की, इन सब चीज़ों को सर्च करके पढ़ के फिर ही जाना चाहिए। अच्छा, कोई चेक एंड बैलेंस है इन पे? कौन वीजा कंसल्टेंट्स को कौन जो है उन किन के अंडर आते हैं और किसका चेक एंड बैलेंस है इन पे? वीजा कंसल्टेंट्स जो स्टडी वीजास के हवाले से होते हैं, हमें उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। वर्क का जो डील कर रहे होते हैं उनके लिए अलग से लाइसेंस होता है। हर एक जो है वो लाइसेंस होल्डर्स ही बैठे हुए हैं। विजिट के लिए जो है इनके लिए अलग लाइसेंस होल्डर होता है। तो जिस भी कैटेगरी में आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में अगर कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है तो कंपनी से आप लाइसेंस नंबर लेके उसकी रजिस्ट्रेशन जरूर वेरीफाई करवा सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट वीजा में, वर्क वीजा में, या जो परमानेंट वहां पे जाके रहायश रखना चाहते हैं, इन वीजाज में क्या फर्क है? सब में ही फर्क है कि उसमें टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस आ जाता है कि अगर आपकी स्टडी है, जितनी देर की आपकी डिग्री है उतना टाइम ड्यूरेशन का आपका वीजा लगेगा, 2 साल का या 4 साल का, जो भी आपने प्लान दिया हुआ है। विजिट का जो उनका मिनिमम सा टाइम होता है, हर कंट्री का अपना अलग अलग टाइम होता है, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स या मिनिमम डेज कुछ। और वर्क का जितनी देर का आप एक वर्क अप्लाई कर रहे हैं, 4 साल का या 5 साल का, वही वर्क का आपका वीजा लगता है। तो तीनों जो कैटेगरीज हैं उनमें जो आपकी वीजा की ड्यूरेशन होगी उतनी देर का ही आपका वीजा लगेगा। अच्छा, अगर किसी का वीजा लग गया, वहां पे पहुंच गया, तो क्या अपॉर्चुनिटीज वहां पे इस तरह की हैं कि हर पाकिस्तानी जाके एडजस्ट हो सके? और जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्टडी वीजा के हवाले से, तो स्टडी के हवाले से बहुत सारी कंट्रीज है, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन्होंने आपको स्टडी के साथ साथ वहां पे जो है वो वर्क के ऑप्शंस भी दिए हैं। स्किल वर्कर्स की उनको जरूरत है तो स्किल बेस पे भी आपको वहां पे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ आप वहां पे वर्क भी अलाउ होता है वहां पे। और जहां तक हम विजिट की बात करते हैं तो विजिट में आपके पास जो ऑप्शन आता है कि आप सिर्फ यहाँ से विजिट वीजा पे जाते हैं, विजिट पे आपको वर्क अलाउ नहीं होता है, लेकिन उसमें आपको विजिट पे जाके एक प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप वहां पे आप जो है जॉब सर्चिंग कर सकते हैं। डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन है उनके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वहां पे मुख्तलिफ जो कंपनीज है उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स ले सकते हैं। आप उनके कल्चर को समझ सकते हैं, वहां पे उनके सारे प्रोसीजर को समझ सकते हैं, उनकी लैंग्वेज के बारे में, अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इस तरह आपको वहां पे अगर आप विजिट पे जाते हैं तो आपको इस तरह के ऑप्शंस मिल सकते हैं। और वर्क के हवाले से डेफिनेटली बंदा यहाँ से ही वर्क के लिए अप्लाई करता है, लेकिन जो स्किल वर्कर्स होते हैं उनके लिए वहां पे ऑप्शंस बहुत वास्ट होते हैं, क्योंकि जैसे कि कोविड के बाद से बहुत सारी कंट्रीज जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंजन वगैरह है, इन्होंने वहां पे इनको स्किल वर्कर की जरूरत है, तो इजीली आप वहां पे जाके स्किल बेस पे अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वीजा रिजेक्शन में सबसे बड़ी कॉज क्या होती है? वीजा रिजेक्शन में जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो आपके डॉक्यूमेंट की कंप्लीशन बहुत जरूरी है। जब आप इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट देंगे तो उससे भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, बेसिक जो आपका होता है कि आपने जो चीजें क्लियर करनी होती है, उनको अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना होता है, अपनी टाई स्ट्रॉन्ग शो करवानी होती है, अपना एक सॉलिड प्लान देना होता है किस मकसद के लिए आप जाना चाह रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई अपने प्लान की सेटिस्फेक्शन के लिए, एम्बेसी को सेटिस्फाई करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं होता है। हम सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं और जाके एम्बेसी में वीजा अप्लाई करने के लिए दे आते हैं। तो ये भी आपकी रिजेक्शन की बहुत बड़ी रीजन है। अच्छा, अगर एक अच्छे कंसल्टेंट की बात की जाए या अगर आपकी बात की जाए, जब कोई एप्लीकेशन आपके पास आती है तो आप क्या क्या रिकमेंड करते हैं? किस तरह से उसका जो कवर लेटर है कितना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसकी रिजेक्शन जो है वो बिल्कुल माइनर सी रेशो रह जाए? विजिट वीजा में मोस्टली आपके जो कंट्रीज हैं वो पेपर बेस्ड में ही आते हैं। तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपके स्ट्रांग होंगे, जितने पेपर्स आपके ऑथेंटिक होंगे, उतने ही वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह से क्लाइंट की पूरी प्रोफाइल पढ़ के, उसकी पूरी फाइल की एवेल्युएशन करके कि आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मजीद बेहतर कर सकते हैं, आप उनको बताने के बाद ही हम उनको कंट्री सजेस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही फिर उसका कवर लेटर पूरा तैयार किया जाता है। कवर लेटर
लेटर, आपकी पूरी प्रोफाइल में बैंक स्टेटमेंट के बाद कवर लेटर ही है जो एक बहुत खास वैल्यू रखता है, क्योंकि उसमें आपने अपनी हर चीज बताई होती है, अपना बायोडाटा पूरा दिया होता है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस, अपना एक प्लान, और आपने वहां पे जाना किस मकसद के लिए है, वापस किस किस के लिए आएंगे, यहाँ पे क्या करें, वो सारी चीजें आपने पूरे कवर लेटर में ही क्लियर करनी होती है। अभी अगर देखा जाए तो करंटली किस कंट्री की जो रेशो है वो अच्छी जा रही है? अभी वीजा जैसे रेशो कि जो मैंने है। पहले बताया कि बहुत सारे कंट्रीज इनको स्किल वर्कर्स की जरूरत है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप विजिट पे बहुत आपके पास अच्छे मौके हैं, स्टडी के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास। उसके लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके साथ साथ जो है वो शेंजन बहुत अच्छा जा रहा है, जिनके आपको वीजा यहाँ से मिलने के साथ साथ वहां पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल अच्छा, सकती अगर है। अभी करंट सिनेरियो की बात कीजिए तो पाकिस्तानियों के लिए किसी एक मुल्क का बताएं कि वीजा लेना आजकल आसान है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, डॉक्यूमेंट्स का मतलब यह है कि आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, आप टैक्स पे कर रहे हैं, अच्छा आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, उसको आपने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है अपने कंसर्न इदारे के साथ, या आप अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब की तरफ से आपको अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एनओसी लेटर, या प्राइवेट में जॉब करें वहां से आपको ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी अच्छी कंप्लीट है, तो यूके के लिए अप्लाई करें वीजा। यूके के लिए उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी सक्सेस रेशो मिल सकती है। अच्छा फाइजा, बताइएगा कि एआई हर चीज में, हर मैदान में एआई से बहुत ज्यादा लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, तो क्या वीजा एप्लीकेशन में भी एआई का कोई मेजर रोल है तो फिर क्या इसके कोई जो मनफी असरात भी आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा होता है कि हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि ये सारा जो प्रोसेस आप लोग कर रहे हैं वो हम एआई के थ्रू से भी कर सकते हैं, या जो बाकी कंसल्टेंट से कुछ आ रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम किसी दूसरे कंसल्टेंट के पास गए थे, हमने अपना कवर लेटर, अपनी चीजें पढ़ी, वो सारा ऐसे ही था जैसे एआई से जनरेटेड होता है। अब क्लाइंट्स जो हैं वो बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला है कि लोग यूट्यूब से हेल्प लेते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी लेते हैं, लेकिन हम जहां से जो सुनते हैं सिर्फ उसके मुताबिक ही अपनी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करते हैं। तो एआई का भी ऐसा सिस्टम है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस कैसी थी, आपने पेमेंट्स कहाँ से ली हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट की हैं, आपके पास पेमेंट्स कहाँ से आ रही हैं, ये सारा रिकॉर्ड सिर्फ आपने अपने कवर लेटर में खुद से क्लियर करना होता है, हर चीज खुद बतानी होती है। आप एआई को जो डॉक्यूमेंट्स, जो चीजें अपलोड करेंगे वो उसके मुताबिक ही आपको चीजें सारी आगे से जनरेट करके देगा। तो यहाँ से भी अगर हम एआई सिस्टम के थ्रू से ही अपने डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करवाएंगे, आगे अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे, आगे से जो चेक करने का सिस्टम है वो भी सारा एआई का ही है, तो डेफिनेटली इसमें आपके ऑटो रिजेक्शंस का भी बहुत ज्यादा वो समझ लें कि एक ऑटो रिजेक्शन बहुत ज्यादा सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक राइट पर्सन को कैसे हम चूज कर सकते हैं कि अच्छा ये बंदा ठीक है, ये कंसल्टेंट ठीक है, ये हमें गाइड भी अच्छे से करेगा और हमारा प्रोसीजर भी अच्छे तरीके से बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर जो है वो करवा देगा? ये तो अब आने वाले क्लाइंट ने ही डिसाइड करना होता है कि उसको कौन सा जो है वो कंसल्टेंट बेहतर लग रहा है। उसके लिए बेहतर तरीकाकार यही होता है कि आप उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे उनके रिव्यूज पढ़ के, कमेंट्स पढ़ के वो चेक कर सकते हैं, या आप उनका ऑफिस विजिट कर सकते हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग तभी आप रियलाइज कर सकते हैं कि क्या इसने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के मुताबिक ही मुझे मेरे सारी एप्लीकेशंस को असेस करके ही मुझे चीजें बताई हैं। अगर जो एक अच्छा कंसल्टेंट होगा आपको वो ही सजेस्ट करेगा जो आपके लिए, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बेहतर होता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि जो एक कंसल्टेंट है आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग ही चीजें सजेस्ट कर रहा होता है, तो कंसल्टेंट जो क्लाइंट का अगर वो डिजायर्ड कंट्री नहीं है तो उसके माध्यम बुरी भी लग रही होती है कि हाँ शायद ये मेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर सकता, इसीलिए ही मुझे दूसरा या तीसरा कंट्री आगे मुझे रेकमेंड कर रहा है। तो इस सूरत में लोगों को चाहिए कि अगर आपने किसी भी कंसल्टेंट के पास जाना है तो सबसे पहले उसकी प्रोफाइल पढ़ें, उसको अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाएं, उसके मशवरे के मुताबिक ही आप अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करें। लेकिन अगर आपने किसी से भी अप्लाई करवाना है तो उससे कोई भी आपने अगर एग्रीमेंट करना है, रिसीट वगैरह है, तो वो जरूर साइन करवाएं ताकि आपको पता हो कि आप कोई ऐसा केस आप बताना चाह रही हो कि जो कहता हो कि जी मेरा वीजा नहीं लगा तो मुझे पैसे मेरे वापस करें, वरना तो होता है ना कंसल्टेंट का जो है वो सर फाड़ने को भी आ जाता है कि भाई आपने कहा था वीजा लगेगा लेकिन नहीं लगा। तो कुछ ऐसे लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मैं कभी कभी बिल्कुल हैरान हो जाती हूँ इस चीज पे आके कि कंसल्टेंट की फी पे करते हुए उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है, जबकि वो किसी एजेंट के पास जाएंगे तो वो अगर उनसे कहेगा कि आपका वीजा लग जाएगा, आप हमें 10 लाख 20 लाख या 50 लाख दे दें, वो इजीली उस पर ट्रस्ट करके उसको हर तरह की अपनी जो है वो पेमेंट किसी भी तरह से देंगे, चाहे उन्हें अपनी कोई भी चीज
बेचनी ही क्यों ना पड़े। और कंसल्टेंट अगर उनसे अपनी मिनिमम 1 लाख या 150 तक भी कंसल्टेंसी चार्ज कर रहा होगा, जिसमें उसने पूरी उनके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने हैं, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके देने हैं, उसका कवर लेटर, उसकी प्रोफाइल्स, उसकी बुकिंग्स वगैरह हर चीज उसने बना के उसको देनी है, अपॉइंटमेंट तक अरेंज करके देनी होती है। उसके बावजूद भी वीजा आने पे वो चाह रहे होते हैं कि उनके पूरे के पूरे पैसे वापस किए जाएं। जबकि उस ऐसे संस्थाओं ने लोगों को कैसे फिर डील करती हैं आप? हम कभी भी क्लाइंट को श्योरिटी नहीं देते हैं कि आपकी 100% हम गारंटी देते हैं आपको वीजा की। लेकिन अगर एक बंदा हमारे पास आता है, अपनी एप्लीकेशंस करवाता है, अपने डॉक्यूमेंट्स देता है, उसका एक टाइम इन्वेस्ट होता है, उसके बड़े सारे इमोशंस जुड़ गए होते हैं उसके साथ कि मैंने इतना 2 माह या 3 माह वेट किया है कि अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिले। उस सूरत में हम ऐसे लोगों को रीसबमिशन का ऑप्शन देते हैं, जो हमारे अपने क्लाइंट है जो हमारे पास आते हैं, कि अगर इन केस रिफ्यूजल आ जाता है, क्योंकि रिफ्यूजल भी आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल द वर्ड एप्लीकेशंस आती हैं, किसी वजह से रिफ्यूजल भी आ सकता होता है। अगर रिफ्यूजल आ जाता है उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, आप इसको रीसबमिशन कर सकते हैं। हम सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट की भी रीसबमिशन देते हैं। रीअटेम्प्ट करने के लिए हमें दोबारा फीस जमा करवानी पड़ेगी क्या? उसी फीस में जो है कंसल्टेंट करके देगा? अगर जो हमारे दूसरे कंसल्टेंट्स का मैं बिल्कुल कुछ नहीं बता सकती हूँ। हमारे पास जो क्लाइंट आता है उसको हम यही बताते हैं कि अगर आपका रिजेक्शन आ जाता है सेम ही कंट्री में, तो हम आपकी एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट करवाएंगे, क्योंकि जो एम्बेसी ने एलिगेशन लगाया होता है उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको क्लियर करके उतने टाइम में हम सेम कंट्री में आपकी एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट करते हैं। उस सूरत में हम अपनी फीस कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा, अगर लोगों ने आपसे कांटेक्ट करना हो तो कहाँ किया जा सकता है? हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं मॉडल टाउन लिंक रोड पे, या हमारे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं 0312495533। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल भी कर सकते हैं, हमें मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, आप तो नहीं दावे करती कि आएंगे तो 100% वीजा जो है वो आपका लग के ही जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं फिर से लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप जब भी किसी के पास आएं तो चीज़ों को क्लियर करके अपना एक माइंडसेट करके जाएं कि कंसल्टेंट ने आपको वीज़ा नहीं देना है, कंसल्टेंट ने पूरी एफर्ट करनी है, एफर्ट पुट करनी है। कंसल्टेंट्स के पास अपडेट्स होते हैं कि डेली बेसिस पे ये काम होता है, आपकी क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या क्या पॉलिसीज बदली हैं, किस तरह से आपकी डॉक्यूमेंटेशन को मजीद बेहतर किया जाए, जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स उन्होंने चेंजेस किए उस पर पूरा उतर सकें। तो उसके मुताबिक हम आपकी अच्छे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके, अच्छी रहनुमाई करके आपके डॉक्यूमेंट्स को बेहतरीन तरीके से ही आगे अपलोड करते हैं, ताकि आपकी वीजा लगने के चांसेस बढ़ सके। अच्छा, आप क्या रिकमेंड करेंगी कि अभी किस कंट्री का करना जो है वो मुनासिब रहेगा? आप क्या व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर कोई बाहर जाना चाह रहा है तो अभी ये राइट टाइम है, इस मुल्क में आप अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करने का। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंजन, ये वो कंट्रीज हैं जिसमें आपकी वो वीजा पॉलिसीज में बहुत ज्यादा नरमी आई हुई है कि आपने वहाँ पे आपको स्किल बेस पे वीजे भी मिल सकते हैं, आपको वर्क के ऑप्शंस मिल सकते हैं, आप वहाँ पे जाके मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप विजिट वीजा पे जाएं, वहाँ पे जाके अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग वर्किंग करके आप वहाँ पे जरूर अप्लाई करें। और बहुत अच्छा टाइम है अप्लाई करने का। हर एक बंदे को हक है, राइट है कि वो वहां पे जाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिनकी अच्छी प्रोफाइल्स है, अच्छी बैंक स्टेटमेंट्स है, सिर्फ वही जा सकते हैं। हर तरह के पर्सन जो कवर लेटर जो है वो अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, आपके पास जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। फायजा हमारे साथ मौजूद थी।